दोस्तों, स्वागत है आपका लुपिन वेब सीरीज के थर्ड सीजन में। अगर आपने इसके पहले 2 सीजन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अप टू द वर्ल्ड है। वो अपने दिमाग का बैड यूज सही तरीके से कैसे करता है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है ब्लैक पर्ल। ये बहुत कीमती चीज है। इसी की बदौलत 1847 में फ्रांस और तहीटी की जंग खत्म हुई थी। अब इसे कोई ही ब्रैनली ले जाया जा रहा है और ये काम सौंपा गया है माइकल को। जब माइकल कार में बैठा था तब इसके पास किसी का फोन आता है और बताता है कि मैं सिक्योरिटी टीम से ही बोल रहा हूँ। तुम्हारी कार में जो बंदे बैठे हैं वे तुम्हें मारकर तुम्हारा सामान ले जाएंगे। तुम उन्हें कहो कि मुझे यहीं पर उतरने का ऑर्डर मिला है और पास के ही मेट्रो स्टेशन पर जाओ। फिर वहाँ से साउथ जाने वाली ट्रेन पकड़ो। माइकल ठीक ऐसा ही करता है। फिर एक बंदा उसका पीछा करता है। माइकल को शक हो जाता है कि ये बैग के चक्कर में है। फिर वे दोनों ही मेट्रो में चढ़ जाते हैं। माइकल उस आदमी से थोड़ा दूर बैठता है और बार बार उसी की तरफ देखता है। जब मेट्रो रुकती है तो आसीन डियोप मेट्रो से बाहर चला जाता है और दिखाता है कि उसने ब्लैक पर्ल हासिल कर लिया है। तभी मेट्रो चल पड़ती है और माइकल बेचारा कुछ नहीं कर पाता। ये घटना थी 2017 की। अभी वापस 2021 में चलते हैं, जब इसने पेरिस में मिस्टर पेलिग्रिनी का हार चुराया था। अब इस घटना को 1 साल बीत चुका है। जब ये टीवी में न्यूज सुनता है तो इसको पता चलता है कि इसके कारण इसकी वाइफ क्लेयर को परेशान किया जा रहा है। फिर ये वापस पेरिस जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी वाइफ को मैसेज कर देता है, ऑरेंज अम्ब्रेला के पीछे आओ। उसकी वाइफ बिल्कुल ऐसा ही करती है। क्लेयर ने इसके कारण बहुत दुख और बदनामी झेली थी, इसलिए वो इससे गुस्सा थी। असीम कहता है हम 2 दिन बाद फ्रांस छोड़ देंगे। क्लेयर उसे भगोड़े वाली जिंदगी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। क्लेयर उसे कहती है कि अगर तुम हमारी लाइफ बेहतर करना चाहते हो तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। फिर वो अपने जिगरी यार बेंजामिन के पास जाता है। बेंजामिन उसे बताता है कि तुम्हें पता भी है उसने 1 साल में क्या कुछ झेला है। वो चोर की बीवी होने के कारण हमेशा फ्रंट पेज पर रही है। फिर आसीन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो बताता है कि जब 2017 में मैं ब्लैक पर्ल चुरा कर भागा था तब पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था और वो मेरी लाइफ की इकलौती हार थी। अब मुझे गायब होना ही है तो मैं एक धमाके के साथ गायब होऊंगा। ये दोनों है जर्नलिस्ट। लड़की का नाम है फ्लेयर और लड़के का नाम है जॉन। ये दोनों ही लुपिन की न्यूज पाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से पहले। और इनके बॉस की नजरों में ये अच्छी बात है क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये बेहतर काम करते हैं। उधर लुपिन एक बिल्डिंग में जाता है जिसका नाम है प्लेस वेंडोम। ये किसी का पर्सनल म्यूजियम है। वो ब्लैक पर्ल इसी बिल्डिंग में रखा गया है। लुपिन मैडम को लेटर देकर वहां से चला जाता है। फिर मैडम वो लेटर लेकर अपने बॉस के पास जाती है। वो लेटर पढ़कर बिल्डिंग का मालिक चकरा जाता है। फिर वहां पर पुलिस बुला ली जाती है। वहां पर कमांडर फिलिक्स भी आया हुआ था। वो कहता है कि मेरे होते हुए यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर मिस्टर इम्बर्ट वो लेटर पढ़कर सुनाते हैं। उसमें लिखा था कि मैं आपकी बिल्डिंग से ब्लैक पर्ल 3 दिसंबर दिन शुक्रवार रात 10 बजे उड़ा ले जाऊंगा। आपका अपना आसीन डियोप। सोफिया कहती है कि इस लेटर के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। फिर वे इस बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरास फुटेज देखते हैं और श्योर हो जाते हैं कि आसीन लौट आया है। ये है आसीन का बेटा राहुल। ये अब कुछ बड़ा हो गया है। ये बास्केटबॉल टीम का प्लेयर है, लेकिन टीम के लड़कों में आपस में बनती ही नहीं और इनका कोच भी नल्ला है। अपने बाप के कारण इसे भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी और ये सब आसीन डियोप ऊपर खड़ा देख रहा था। दूसरी तरफ सोफिया यूसुफ को जाकर बताती है कि आसीन वापस आ गया है। ये बात सुनकर यूसुफ एक्साइटेड हो जाता है। इनका तीसरा साथी कैप्टन रोमेन अब इस शहर से जा चुका है। फिर यूसुफ बताता है कि लेटर की लास्ट लाइनें लुपिन से मिलती हैं। इस लेटर की कॉपी कहीं से फ्लेयर के हाथ भी लग जाती है और इसकी इस बात से इसका बॉस खुश था, लेकिन इसके साथी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अब ये न्यूज सभी टीवी चैनलों में आ जाती है और ये बात क्लेयर को भी पता चल जाती है। सोफिया भी समझ जाती है कि वो लेटर लीक हो गया है। फिर वो अपने साथियों को कहती है कि RIB कमांडर को कॉल करो, हम पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं। उधर फिलिक्स भी प्लेस वैंडम जाता है। इस बिल्डिंग का मालिक इम्बर्ट बताता है कि इस बिल्डिंग में 43 कैमरास लगे हैं। फिर कमांडर कहते हैं कि क्या आपने लेटर मिलने के बाद सभी लॉक्स के पासवर्ड चेंज किए हैं? अगर नहीं तो कर लीजिए। फिर कमांडर अपना मुंह घुमाकर खड़ा हो जाता है और इम्बर्ट पासवर्ड चेंज कर देता है। फिर वो ब्लैक पर्ल के आसपास की सुरक्षा दिखाता है और जिसको इम्बर्ट कड़ी सुरक्षा बोल रहा था, ऐसी कड़ी सुरक्षा में से 1998 में इंडिया के बड़े मियाँ छोटे मियाँ कोहिनूर का हीरा उड़ा कर ले गए थे। फिलिक्स कहता है कि मैं अपने लोगों को यहाँ तैनात करूंगा। हमारे होते हुए यहाँ कोई भी आने की नहीं सोचेगा। आज शुक्रवार की रात थी।
और समय करीब 9 बजे का था। बिल्डिंग के बाहर हजारों लोग डियोप के नारे लगा रहे थे, जैसे वो उनका हीरो हो। सबको विश्वास था कि 10 बजे चोरी जरूर होगी, लेकिन इतनी आर्मी के होते हुए कैसे होगी ये नहीं पता था। अब करीब 9:30 बजे का टाइम था और सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई थी। सभी अलार्म्स एक्टिवेट कर दिए गए थे। छत के ऊपर स्नाइपर भी पहरा दे रहे थे। इस जगह का सीधा प्रसारण टीवी में दिखाया जा रहा था, जिसको आसीन की वाइफ और बेटा भी देख रहे थे। अब 10 बजने वाले थे और सब लोग रिवर्स काउंटिंग कर रहे थे। फिर जैसे ही 10 बजते हैं, सबके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। सभी अफसरों को लगता है कि डियोप नहीं आएगा और वे खुशी मनाने लगते हैं। तभी अलार्म्स ऑन हो जाते हैं। अलार्म ऑन होते ही सब लोगों के चेहरे खिलखिला जाते हैं। ब्लैक पर्ल गायब हो चुका था। तभी सोफिया वहां आती है और सबके मास्क उतरवा कर देखती है। तभी इम्बर्ट का ध्यान सीसीटीवी फुटेज की तरफ जाता है, जिसमें एक फौजी एक बिल्डिंग की छत की तरफ जा रहा था। फिर वो पुलिस को बताता है और पुलिस उस रूम की तरफ जाने लगती है। इम्बर्ट उस रूम को ओपन करने के लिए पासवर्ड लगाता है, जो कि गलत बता रहा था। बाहर भीड़ बेकाबू हो रही थी। डियोप अपने कपड़े बदलकर बिल्डिंग के दूसरे हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिलिक्स भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर जैसे ही आसीन बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से बाहर जाने लगता है, फिलिक्स उसे पकड़ लेता है। आज दूसरी बार इसका प्लान नाकामयाब हुआ था। अब सब लोग चिल्लाते हैं कि आसीन डियोप को छोड़ दो। आसीन के पकड़े जाने से सभी लोगों को दुख हो रहा था, शायद यूसुफ को भी। फिर कमांडर फिलिक्स उसे अपनी कार में बिठाता है और वहां से ले जाने लगता है। एक मिनट, पिछली स्टोरी तो मैंने आपको बताई ही नहीं। दरअसल जब आसीन स्कूल में पढ़ा करता था, तब एक दिन प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुम्हारे पुराने घर के नए मालिक का फोन आया था। तुम्हारे नाम से वहाँ कुछ लेटर पड़े हैं, जाकर ले आओ। जब आसीन वे लेटर लेने जाता है तो देखता है कि उनमें उसकी मोम का भी लेटर था। तभी वहाँ रहने वाला उसका एक दोस्त, जिसका नाम ब्रूनो था, उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। वो आसीन का बचपन का दोस्त था। फिर आसीन उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? ब्रूनो हाँ कर देता है। फिर ब्लैक पर्ल की चोरी करने से कुछ दिन पहले आसीन वापस ब्रूनो के घर जाता है। दोस्तों, ब्रूनो कोई और नहीं बल्कि कमांडर फिलिक्स था। फिर वे उस बिल्डिंग के पास वाले टावर में बैठकर सारा प्लान बनाते हैं। आसीन उसको कमांडर बनने के लिए ड्रेस देता है। ब्रूनो का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा था कि ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी ही उसने अपने हाथ में ले ली। ये आसीन की आंखें और कान बन गया था, यानी कि जो कुछ भी देख सुन रहा था सब आसीन को बता रहा था। जब कमांडर के कहने पर एम्बर्ट पासवर्ड चेंज करता है तो आसीन उसे दूरबीन से देख लेता है। अब अगला प्लान था भीड़ को कैसे बढ़ाया जाए। फिर उसने मेहमानों को बुलाने के लिए फ्लेयर के हाथों न्योता भेजा, यानी वो लेटर लीक कर दिया। बाकी का काम न्यूज चैनल ने खुद ही कर दिखाया। फिर आसीन एक फौजी के भेष में बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गया और 10 बजते ही ब्लैक पर्ल उड़न छू कर दिया। फिर सोफिया के आने से पहले ही वो वहां से निकल जाता है। फिर ऑफिस में जाकर उसने दरवाजा खोलने का पासवर्ड चेंज कर दिया। तभी तो वो दरवाजे खुल नहीं रहे थे। फिर उसी ऑफिस में बने दूसरे दरवाजे के जरिए आसीन वहां से निकल गया। लेकिन प्लान पीछे के गेट से जाना नहीं बल्कि डंके की चोट पर आगे के गेट से जाना था। अब आप सोच रहे हैं कि आसीन का जिगरी दोस्त बेंजामिन कहाँ है? वो भी फौजी बनकर इनके ही साथ था, जो अब कार चला रहा था। फिर वे कुछ दूरी पर जाकर आसीन को कार से नीचे उतार देते हैं। वहां से आसीन एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, लेकिन एक गलती कर बैठता है और वो गलती ये थी कि वो स्नाइपर की निगाह में आ जाता है। फिर वे उसे शूट करने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती क्योंकि उस जगह बैकअप भेज दिया गया था। पता नहीं आसीन क्या करना चाहता था और कहां जाना चाहता था। जब वो गली के ऊपर से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगाता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब इसने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं सोफिया यूसुफ को बताती है कि आसीन फिर से भाग गया है और वो कार जिसमें वो गया था वो भी ट्रेस नहीं हो रही। तभी यूसुफ को पता चलता है कि एक आदमी छत से गिरकर मर गया है। एक आदमी उसे बताता है कि वो आसीन था, मैंने खुद उसे देखा है। ये बात यूसुफ के लिए भी अनबिलीवेबल थी। रात को जॉन अकेला ही अपने ऑफिस में बैठकर आसीन डियोप की न्यूज देख रहा था। तभी क्लेयर के कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आता है। क्लेयर खुद वहां नहीं थी, इसलिए जॉन उसकी कॉपी कर लेता है और उसके कंप्यूटर में से वो मैसेज डिलीट कर देता है। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि एक एम्बुलेंस आई थी और उसे हॉस्पिटल ले गई है। उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले उसके दोस्त बेंजामिन और फिलिप कॉर्बेट थे। उन दोनों ने डॉक्टर की ड्रेस पहनी हुई थी। फिर वे उसे पोस्टमार्टम रूम में ले जाते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर मार्टिनीज आ जाते हैं।
जो कि मॉर्ग डिपार्टमेंट के हेड थे। कॉर्बेट कहता है कि मैं डॉक्टर वार्निस हूँ, अभी 2 दिन पहले ही मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। हम यहाँ पर आसीन डियोप को लेकर आए हैं, अब आगे की रिपोर्ट आपको ही बनानी है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सोफिया अपने एक साथी को डियोप का निजी सामान चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें ब्लैक पर्ल चाहिए था। फिर वे डॉक्टर वेनिस से उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगते हैं। डॉक्टर वेनिस बताते हैं कि उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट संभव नहीं है, क्योंकि 52 फुट की ऊंचाई से गिरने पर उसकी बॉडी के अंदर हलवा बन गया है। डॉक्टर भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। यूसुफ को विश्वास नहीं था, इसलिए वो खुद चेक करने के लिए कहता है, लेकिन सोफिया उसे वहाँ से ले जाती है। बेंजामिन उस समय छिप गया था, क्योंकि वे लोग बेंजामिन को जानते थे। फिर डॉक्टर मार्टिनेज क्लेयर को फोन करके उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं। क्लेयर उसी हॉस्पिटल में नर्स थी। अगले दिन सुबह फ्लेयर गुस्से में ऑफिस जाती है और पूछती है कि ये खबर किसने छापी। जॉन कहता है ये टिप मुझे मिली और मैंने ही छापी है। उनका बॉस कहता है इस बार तुम पीछे रह गई। उधर सोफिया परेशान थी, क्योंकि उसे डियोप के सामान में कुछ भी नहीं मिला था। फिर यूसुफ फ्लेयर को जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि डियोप की तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई। वो बताती है कि ये खबर मैंने नहीं, मेरे ऑफिस के एक लड़के ने छापी है। ऐसी तस्वीरें हम पैसे देकर खरीदते हैं। फिर यूसुफ कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। अब वो समय आ गया था जब आसीन डियोप को दफनाया जाना था। यहाँ उसके दोस्त, रिश्तेदार और चाहने वाले सभी आए थे। फादर प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला इसके गुनाहों को माफ करे। तभी वहाँ यूसुफ आता है। वो कहता है कि यहाँ कई लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि आसीन डियोप सच में मर गया है। माफी चाहता हूँ, पर मैं एक बार कॉफिन को खोल कर देखना चाहता हूँ। कुछ लोग इस काम के लिए असहमत थे, लेकिन कुछ लोग कॉफिन खोलने के लिए कह रहे थे। जब वे कॉफिन को खोलकर देखते हैं तो आसीन डियोप की बॉडी उसी में थी। अब सबकी जबान बंद हो गई थी। फिर आसीन डियोप को पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आसीन डियोप इतनी आसानी से मर जाए? दरअसल जब आसीन को पता चला कि लोग उसकी वाइफ को तंग कर रहे हैं, तो उसे महसूस हुआ कि जब तक दुनिया की नजरों में वो मर नहीं जाता, लोग उसकी वाइफ को परेशान करना बंद नहीं करेंगे। और इसीलिए उसने ये सारा खेल रचा। छत से गिरने वाला प्लान बेंजामिन को पसंद तो नहीं आया था, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। फिर जब आसीन वहाँ से कूदता है तो उसने एक स्पेशल जैकेट पहन रखी थी, जिसके अंदर हवा भरी हुई थी। फिर हॉस्पिटल जाकर आसीन वो पर्ल बेंजामिन को दे देता है। फिर आसीन के ऊपर एक स्प्रे छिड़की जाती है ताकि उसमें से मुर्दे जैसी बदबू आए। उनके पास जो स्टेथोस्कोप था वो भी नकली था, ताकि उसमें कोई धड़कन सुनाई ना दे। और प्रेस में मैसेज बेंजामिन ने ही भेजा था। उसी ने हॉस्पिटल में जॉन को आसीन की फोटो खींचने दी। और इस सारे प्लान का मकसद सिर्फ एक ही था कि उसके मरने के बाद उसके बीवी बच्चों को प्रेस और पुलिस परेशान नहीं करेगी। अब सवाल ये था कि वो 2 टन के ग्रेवस्टोन से दबे कॉफिन से बाहर कैसे निकलेगा। फिर आसीन बताता है कि यहाँ नीचे सीवर लाइन बनी हुई है, जिसके अंदर से उन्हें एक छोटी सी सुरंग खोदनी होगी जो सीधा ग्रेव तक जाएगी। फिर वो खुद के लिए एक कॉफिन खरीदने जाता है और उसे अपने ढंग से तैयार करवाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। फिर आसीन अपने कपड़े चेंज करता है और सेफली उस सीवर लाइन से बाहर आ जाता है। हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। अब आसीन की लाइफ में भी एक समस्या थी, उसकी माँ, जो कि उसके फ्यूनरल से घर जाते समय किडनैप हो गई थी। शायद उसके किडनैप करने वालों को ये पता था कि आसीन डियोप इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन अल्बर्टो नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। वो एक दलाल था जो अक्सर उसके लिए एंटीक चीजों का बायर ढूंढता था। अब वो ब्लैक पर्ल के लिए एक बढ़िया डील लेकर आया था, $15 मिलियन की। लेकिन बेंजामिन कहता है 15 नहीं, $20 मिलियन चाहिए। उधर आसीन के बेटे को विश्वास नहीं था कि उसका बाप मर चुका है, इसलिए वो लुपिन की नई बुक लेने के लिए जाता है, जिसमें उसने इसी तरह से मरने का नाटक किया था। और वही बुक यूसुफ भी पढ़ रहा था। तभी दूसरी तरफ आसीन अपने घर में जब न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उस पेपर में उसे अपनी माँ का दिया हुआ मैसेज दिखाई देता है। उसकी माँ उसको हमेशा सनी नाम से पुकारा करती थी। जब वो उनके पास फोन करता है तो वो उसे 8 बजे चर्च में मिलने के लिए बुलाती है, वो भी ब्लैक पर्ल के साथ। फिर आसीन रात को चर्च जाता है। चर्च के अंदर कोई भी नहीं था। फिर आसीन वहाँ पर बैठ जाता है। तभी उसको फोन की रिंग सुनाई देती है। आसीन फोन ढूंढ लेता है। फोन पर आसीन की माँ कहती है कि ब्लैक पर्ल को कलेक्शन बॉक्स के अंदर रख दो और यहाँ से चले जाओ, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। अभी तो तुम्हें इन लोगों के लिए और बहुत से काम करने हैं। फिर आसीन कलेक्शन बॉक्स के अंदर पर्ल को रख देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट एपिसोड में क्या करता है। 3rd एपिसोड में हम एक चोर को देखते हैं। ये चोर एक माफिया के घर चोरी करने आया है। इस माफिया का नाम सिस्को है। ये चोर सिस्को की महंगी वाली BMW कार चुरा लेता है, ये जाने बिना कि लोगों की जान लेना सिस्को का रोज का काम है।
जब उसे पता चलता है कि उसकी कार चोरी हो गई है तो वो अपने आदमियों को पूरा एरिया छान मारने के लिए कहता है। तभी आसीन डियोप उस चोर से वो गाड़ी ले लेता है और उस गाड़ी को लेकर सीधा सिस्को के पास पहुंच जाता है। वो सिस्को को उसकी गाड़ी की चाबी लौटाकर कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी आपको वापस ला कर दी है, मुझे इसके बदले में काम चाहिए। फिर सिस्को के आदमी उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। सिस्को पूछता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। डियोप उसे बताता है कि मैं पहले जेल में था। फिर सिस्को उसके आगे कार्ड्स रख देता है और कहता है कि मैं नसीब को मानता हूँ, एस आया तो तू बच गया वरना तू गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर मरने क्यों आया है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आसीन ब्लैक पर्ल रखकर चर्च से वापस आया तो वो सीधा अपने दोस्त के पास गया। फिर वो बेंजामिन को बताता है कि अगर मैंने उन लोगों का कहना ना माना तो वो मेरी माँ को मार देंगे। मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि वे लोग कौन हैं। तभी डियोप के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि सिस्को के घर से सैज टोटोनी की पेंटिंग लेकर आओ वरना तुम्हारी माँ को मार देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। ये पेंटिंग 1990 में चोरी हुई थी। बस ये पेंटिंग लेने ही आसीन अपना भेष बदलकर सिस्को के घर आया था। फिर आसीन एक कार्ड उठाता है और वो कार्ड एस था। आसीन बच जाता है। फिर सिस्को पूछता है कि तुम जेल क्यों गए थे। आसीन कहता है कि मैंने गाड़ी चुराई थी, पहले मैं ड्राइवर था। फिर सिस्को कहता है कि कल से तुम काम पर आ जाना। फिर वहां से बाहर निकलकर आसीन वापस उसके घर के अंदर घुस जाता है। वो घर के अंदर सभी रूम्स की तलाशी लेता है। तभी एक रूम में उसे वो पेंटिंग मिल जाती है जिसको ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया था। उस रूम में एक बुढ़िया लेटी हुई थी, वो सिस्को की माँ थी। फिर वो लेडी उठ जाती है और आसीन से पूछती है क्या तुम सिस्को के लिए काम करते हो। आसीन हाँ कहता है। जब आसीन वहाँ से जाने लगता है तो लेडी कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझसे मिलने यहाँ कोई नहीं आता। फिर जब आसीन वो पेंटिंग दोबारा देखता है तो लेडी बताती है कि सिस्को ने ये पेंटिंग मुझे पिछले साल दी थी, मेरी 70वीं सालगिरह पर। तभी वहाँ सिस्को के आदमी आ जाते हैं। वे उसे बाहर ले जाते हैं। रॉकी पूछता है तुम इस कमरे में क्या कर रहे थे। आसीन कहता है मैं बाथरूम ढूंढ रहा था, फिर उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर आसीन वहाँ से चला जाता है। उधर फ्लेयर बेंजामिन के पास जाती है और उसे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या आसीन सच में मर गया है। बेंजामिन कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ जब आसीन सिस्को के घर से जा रहा था तो रॉकी उसका पीछा करता है। फिर आसीन एक स्वीट शॉप में घुस जाता है। रॉकी भी उसके पीछे पीछे स्वीट शॉप में आ जाता है। फिर आसीन पीछे वाले गेट से बाहर चला जाता है और वहाँ से निकलकर आसीन एक लड़की को पैसे देता है और फोन देकर कहता है कि शॉप में से एक आदमी बाहर आएगा, ये फोन उसे दे देना। जब रॉकी बाहर आता है तो वो लड़की उसे फोन देती है और कहती है कि आपका फोन वहाँ गिर गया था और इसी बात पर आसीन उसे धोखा देकर वहाँ से निकल जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में यूसुफ फ्लेयर को बताता है कि आसीन लुपिन की तरह ही चोरियां करता है, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तुम्हें जो भी पता चले तुम मुझे बताना। इतने में वहाँ सोफिया आ जाती है। उसे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो कहती है कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं चली। अगले दिन जब आसीन सिस्को के अड्डे पर बैठा था तो वहाँ पर रॉकी आता है। वो सिस्को को कहता है कि मैंने डियोप को कल तुम्हारी मॉम के रूम में देखा था। फिर सिस्को सभी को बाहर भेजकर उससे पूछता है कि तुम मेरी मॉम के कमरे में क्या करने गए थे। डियोप कहता है कि मैं वहाँ बाथरूम ढूंढ रहा था। फिर डियोप बताता है कि रॉकी तुम्हें धोखा दे रहा है, कल जब इसने मेरा पीछा किया तो इसने किसी को कॉल किया और 2 मिनट में पुलिस आकर मुझसे पूछताछ करने लगी। अगर विश्वास ना हो तो इसका फोन चेक कर लो। फिर सिस्को उसका फोन चेक करता है, उसमें एक नया नंबर था। उस नंबर पर कॉल करने पर रिंग जाती है बेंजामिन के पास और वो पुलिस वाला बनकर फोन उठाता है। फिर सिस्को डियोप को बाहर भेज देता है और रॉकी को अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहता है। रॉकी की किस्मत उसका साथ दे जाती है क्योंकि डियोप नहीं चाहता था कि उसको कुछ हो। फिर जब डियोप बेंजामिन के पास जाता है तो बेंजामिन उसे सीक्रेट रूम में ले जाता है। वो दिखाता है कि उसने उन सभी लोगों की यहाँ पर डिटेल जमा की है जिनको आज तक आसीन ने लूटा था। इसका मतलब ये है कि इन्हीं लोगों में से किसी ने आसीन की माँ को किडनैप किया है। फिर आसीन खुद के लिए एक नया चेहरा तैयार करता है। अगले दिन जब क्लेयर अपने बेटे राहुल को कॉलेज छोड़ने जाती है तो उनसे राहुल का नया कोच आकर मिलता है। वो अपना नाम एलेक्स बताता है। फिर वे दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि कोई भी परेशानी हो तो कॉल कर सकें। दोस्तों, एलेक्स कोई और नहीं बल्कि आसीन डियोप था जो भेष बदलकर यहाँ पर आया था। उसका सबसे पहला टारगेट था इन सभी लड़कों की आपस में दोस्ती करवाना ताकि कोई भी राहुल को तंग ना करे। फिर जब वो सिस्को के अड्डे पर जाता है तो सिस्को अपने सभी आदमियों को अपना प्लान बताता है क्योंकि कल सुबह वे 10 बजे एक पैसों से भरी गाड़ी लूटने वाले थे। फिर डियोप मैप में देखकर बताता है कि ये रास्ता सही नहीं है क्योंकि रास्ते में 2 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं और वे 2 या 3 मिनट के अंदर ही हमें पकड़ लेंगे। फिर सिस्को उसे कहता है कि ड्राइवर तुम हो, ये तुम्हारी टेंशन है। फिर सिस्को उसको एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी लेने के लिए भेजता है। डियोप फास्ट गाड़ी को छोड़कर एक नॉर्मल सी एसयूवी गाड़ी लेता है और उस ओनर को ऑरेंज कलर देकर कहता है कि इस गाड़ी को ऑरेंज कर देना, ये मेरा लकी कलर है। फिर जब वे अपनी लूट को अंजाम देते हैं
तो डियोप वहाँ ऑरेंज गाड़ी लेकर आ जाता है। सिस्को पूछता है साले किसी और कलर की गाड़ी नहीं मिली, अगर पकड़े गए तो तू गया। फिर जब वे वहां से भागते हैं तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। फिर उनसे छुपता छुपाता डियोप अपनी कार को लेकर वॉशिंग स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस वहां आ जाती है लेकिन उनकी गाड़ी को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो ऑरेंज कलर वॉशेबल था। अब उनकी कार अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ गई थी और पुलिस को तलाश थी ऑरेंज कार की। सिस्को को पता भी नहीं था कि पुलिस उन्हें इग्नोर क्यों कर रही है। फिर वे एक बिल्डिंग की पार्किंग में जाते हैं और सारा माल दूसरी गाड़ी में भर लेते हैं। उस गाड़ी में एक सेफ भी पड़ी थी जिसके अंदर शेष टोटोनी की पेंटिंग थी। सिस्को उसकी डील करने के लिए उसे अपने साथ लेकर आया था लेकिन उसको डियोप पर शक हो जाता है क्योंकि इतना शातिर होने के बाद भी वो दर दर क्यों भटक रहा है। फिर सिस्को उस पर गन तान देता है और उसे एक कार्ड निकालने के लिए कहता है। जब डियोप कार्ड निकालता है तो बॉक्स के अंदर से गैस निकलती है। उस गैस के कारण सब लोग बेहोश हो जाते हैं सिवाय डियोप के क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था। अब इसके पीछे का गणित मैं बताता हूँ। ये नकली कार्ड का बॉक्स बेंजामिन ने तैयार किया था और जब वे वॉशिंग स्टेशन से बाहर निकले थे तब डियोप ने ये कार्ड सिस्को से एक्सचेंज कर लिया था। फिर वो बेंजामिन को पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए कहता है। इतने में आसीन वो पेंटिंग हासिल कर लेता है। जब सिस्को की आंखें खुलती है तो वो पुलिस वालों को अपने सामने देखता है, यानी लूट के माल के साथ सिस्को पकड़ा गया था, इसलिए उसका खेल खत्म। अगले दिन फ्लेयर राहुल से सवाल जवाब करने के लिए आती है लेकिन क्लेयर कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। फिर वो कॉल करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। रात को डियोप वो पेंटिंग डिलीवर करने के लिए जाता है। डियोप कहता है कि मेरी माँ के जिंदा होने का सबूत दो। फिर डिलीवरी लेने आया आदमी उसकी माँ से बात करवाता है। डियोप उसे पेंटिंग दे देता है। बेंजामिन ने इस पेंटिंग के अंदर जीपीएस लगा दिया था। फिर डियोप उस पेंटिंग का पीछा करता है। डियोप को उस बिल्डिंग का पता चल जाता है। बेंजामिन कहता है कि तुम अकेले मत जाना लेकिन डियोप बेंजामिन का फोन काट देता है और अकेले ही अंदर चला जाता है। अब उसने क्या देखा और जिंदा बाहर आया या नहीं मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। 4th एपिसोड में हम देखते हैं आसीन उस घर में घुस जाता है जिस घर में आसीन की चुराई हुई पेंटिंग लाई गई थी। फिर वो वहां मौजूद लेडी को पकड़ लेता है। उसका नाम मैनो था। फिर वो उसे कहता है कि अपने बॉस के पास फोन करो। फोन पर उसकी माँ उसे नया मिशन देती है। फिर आसीन बेंजामिन के पास जाता है। वो उसे एक ब्रेसलेट की फोटो दिखाता है जिसमें 5 बड़े बड़े सफायर लगे हुए थे। ये ब्रेसलेट मैडम तारा जोंग का है जो कि एक बड़े बिजनेसमैन मैक्स मुलर के वाइफ है। वे शनिवार रात यहाँ एक पार्टी में आने वाले हैं और वे चाहते हैं कि हम उस पार्टी में जाकर इस ब्रेसलेट को चुरा लें। अब तुम्हें मेरे लिए एक सेम टू सेम नकली ब्रेसलेट बनाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। बेंजामिन मान जाता है, दोस्त हो तो ऐसा। फिर आसीन एलेक्स बनकर क्लेयर से मिलने जाता है। क्लेयर कहती है कि मैं चाहती हूँ आप राहुल से थोड़ा घुल मिल कर रहें ताकि वो अपने दिल की बातें आपसे शेयर करे। क्लेयर थोड़ा थोड़ा कोच की तरफ अट्रैक्ट भी थी। फिर जब क्लेयर हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या आप डॉक्टर वर्निस को जानती हैं? आपके पति की बॉडी की रिपोर्ट उन्होंने ही बनाई थी। पुलिस उनसे सवाल करना चाहती है और हमें सिस्टम में इस नाम का कोई भी डॉक्टर शो नहीं हो रहा। फिर क्लेयर को थोड़ा शक हो जाता है और वो आसीन के नंबर पर कॉल कर देखती है जो कि स्विच ऑफ था। आसीन और बेंजामिन अब ब्रेसलेट चुराने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जिस घर में वो फंक्शन होने वाला था आसीन वहां वर्कर बनकर पहुंच जाता है। वो घर नहीं बल्कि एक बड़ा महल था जिसमें सैकड़ों लोग काम करते थे। आसीन सब पर नजर रखता है। वहां एक ऐसा एम्प्लॉय भी था जो बिना किसी शक के किसी को भी टच कर सकता था। फिर वे दोनों भी क्लॉक रूम अटेंडेंट बनने की प्रैक्टिस करते हैं। आसीन को अभी और प्रैक्टिस की जरूरत थी। फिर आसीन क्लॉक रूम अटेंडेंट के घर जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं इस एरिया का टेक्नीशियन हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि शनिवार शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस एरिया के सभी सेल फोन्स और वाईफाई बंद रहेंगे क्योंकि हमें टावर से रिले चेंज करनी है। फिर आसीन कंफर्मेशन लेटर के ऊपर उसके साइन ले लेता है और उन्हें एक इनवेल्प देकर वहां से चला जाता है। पुलिस स्टेशन में सोफिया को पता चल जाता है कि यूसुफ अंदर की बातें फ्लेयर के साथ शेयर करता है, इसलिए वो उसे ऐसा न करने के लिए समझाती है। उधर क्लेयर का भी अंदर का जासूस जाग जाता है, इसलिए वो लाइब्रेरी में लुपिन की बुक्स लेने के लिए जाती है। उधर आसीन जब बेंजामिन के पास जाता है तो बेंजामिन उसे हूबहू उस ब्रेसलेट के जैसी नकली ब्रेसलेट देता है। फिर वे दोनों अगेन उसे उतारने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन आसीन बार बार नाकामयाब हो रहा था। अब प्लान ये था कि ब्रेसलेट हाथ में आते ही बेंजामिन उस बिल्डिंग से बाहर भागेगा और भूल भुलैया में चला जाएगा। इस भूल भुलैया में घुसने के बाद सारे लेफ्ट राइट बेंजामिन ने पहले ही याद कर रखे थे। आसीन अपनी कार में उसे एग्जिट पर मिलेगा। फिर वे दोनों वहां से भाग जाएंगे। उधर महल में आज शाम होने वाली पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती है। क्लॉक रूम अटेंडेंट भी अपने घर से निकल पड़ता है। उसके बाहर जाते ही घर में लगा जैम्बर ऑन
ऑन हो जाता है, जिससे उसका सेलफोन और वाईफाई बंद हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी कार पंक्चर है। वो वापस अपने घर आता है और डायरी में से देखकर पंक्चर लगाने वाले को कॉल करता है। तभी उसे याद आता है कि शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सर्विस बंद रहेगी। फिर वो मैकेनिक का दिया हुआ पैकेट खोलकर देखता है, उसमें बहुत सारे रुपए थे, वो भी आज काम पर ना जाने के लिए। अब पार्टी का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, लोग वहाँ इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। मैडम तारा जोंग भी वहाँ आ गई थी। उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। आसीन और बेंजामिन क्लॉक रूम अटेंडेंट बनकर वहाँ पहुँच गए थे। जब मैडम वहाँ आती है तो उन्हें अपने हाथ की सफाई दिखाने का मौका नहीं मिलता। फिर जब अंदर डिनर शुरू हो जाता है तो सुपरवाइजर उन दोनों के पास आती है। वो पूछती है कि आज से पहले तो तुम लोगों को कभी नहीं देखा। आसीन कहता है हम क्लॉक रूम अटेंडेंट हैं। जेरेट यहाँ आना नहीं चाहता था, उसने अपना इस्तीफा दे दिया है, इसलिए हमें उसकी जगह पर भेजा गया है। जब मैडम इस्तीफा खोलकर देखती है तो उसके ऊपर जेरेट के साइन भी थे। ये वही साइन थे जो उसने कॉन्फर्मेशन लेटर के ऊपर किए थे। फिर सुपरवाइजर वहाँ से चली जाती है। अब मैनो भी अपनी कार लेकर उस बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपनी सनरूफ खोलकर बैठ जाती है। जब डिनर खत्म होता है तो आसीन पहले से ही मैडम तारा जोंग का कोट लेकर खड़ा था। कोट पहनाते समय वो उसका ब्रेसलेट खोल लेता है और नकली ब्रेसलेट पहना देता है, लेकिन फिर वो जानबूझकर वो ब्रेसलेट नीचे गिरा देता है, जिसको बेंजामिन उठा लेता है। अब सब लोगों के सामने बेंजामिन चोर बन गया था। फिर बेंजामिन वहाँ से भागता है। आसीन बाहर जाने की बजाय महल के अंदर जाने लगता है। जब बेंजामिन महल से बाहर निकलता है तो वहाँ पुलिस भी आ जाती है। आसीन ने जानबूझकर बेंजामिन को फंसाया था। दरअसल जब उसकी मॉम ने ये मिशन उसे दिया तब उन्होंने बताया कि अब की बार वे चोर को पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो चोर तुम नहीं होगे, तुम्हारा दोस्त बेंजामिन होगा। दरअसल ये लोग दुनिया के सामने तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। पुलिस को भी इस चोरी के बारे में पहले से ही खबर दे दी जाती है। अपनी माँ के लिए आसीन ने उस दोस्त के साथ धोखेबाजी की, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना हर पल आसीन का साथ दिया। फिर बेंजामिन भूल भुलैया में घुस जाता है। वहां जाकर वो ब्रेसलेट को ड्रोन के साथ बांध देता है। फिर वो ड्रोन को उड़ाकर याद किए गए पैटर्न के मुताबिक अपने लेफ्ट राइट लेता है। पुलिस उस समय उसके पीछे लगी हुई थी। फिर जब बेंजामिन एग्जिट के पास पहुंचता है तो देखता है वहां पर कोई एग्जिट है ही नहीं, आगे रास्ता बंद था। अपने साथ धोखा हुआ देखकर बेंजामिन की आंखों में पानी आ जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और बेंजामिन को गिरफ्तार कर लेती है। वो जो ड्रोन उसने उड़ाया था वो मैनो की कार में पहुंच जाता है। बेंजामिन जाते जाते देखता है कि उसका दोस्त महल के एक रूम में से खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे पता है कि ये फैसला आसीन के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। फिर वो अपना मन हल्का करने के लिए एलेक्स वाले नंबर से क्लेयर को फोन करता है। उसने फोन तो ये बताने के लिए किया था कि वही आसीन है, लेकिन वो बता नहीं पाता। फिर क्लेयर के पास हॉस्पिटल से फोन आता है। वे क्लेयर को बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर वार्निस नाम के कोई डॉक्टर नहीं है। फिर क्लेयर लुपिन की जो बुक लेकर आई थी उसे पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था लुपिन की कभी मौत नहीं होती। और इसी के साथ 4th एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि यूसुफ बेंजामिन से पूछता है क्या तुम्हें आसीन ने फंसाया है, लेकिन बेंजामिन कहता है मैं तुम्हें 50 बार बोल चुका हूँ, वो मर चुका है। यूसुफ कहता है कि हमारी टीम तुम्हारे घर का कोना कोना छान रही है, हमें कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम खुद मुझे सच सच बता दो। लेकिन यूसुफ यारों का यार था, वो आसीन डियोप के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ किडनैपर मार्को को बुलाता है और कहता है कि उस पेंटिंग की डील करो, डील होते ही हम डियोप की माँ को मार डालेंगे। ये बात डियोप की मॉम सुन लेती है और वो अपने पास पड़े फोन से आसीन को कॉल करती है। वो बताती है कि पेंटिंग बिकते ही वे लोग मुझे मार डालेंगे। उधर यूसुफ सोफिया को बताता है कि डियोप ने उसे धोखा दिया, लेकिन फिर भी वो डियोप को बचा रहा है। सोफिया कहती है तुम मानते क्यों नहीं कि आसीन डियोप मर चुका है। तभी यूसुफ देखता है कि आसीन डियोप उसके ऑफिस में बैठा था। डियोप कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर यूसुफ कहता है कि पहले मैं तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा। हथकड़ी लगाकर यूसुफ कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम चाहिए थे और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। फिर आसीन हथकड़ी खोल लेता है और कहता है कि तुम मुझे तभी पकड़ पाओगे जब मेरी मर्जी होगी। फिर आसीन कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम किडनैपर्स को भी पकड़ पाओगे और साथ में ब्रेसलेट और ब्लैक पर्ल को भी। वे मेरी माँ को मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं नहीं जानता वे लोग कौन हैं। फिर यूसुफ कहता है कि पहले तुम्हें मुझे जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। फिर डियोप यूसुफ का फोन लेकर खुद की वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैंने मौत का नाटक किया था।
जिसे यूसुफ ने एक झटके में पकड़ लिया। फिर यूसुफ हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डियोप उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सोफिया को पसंद करते हो। यूसुफ कहता है हाँ, वो मुझे पसंद है, वो खूबसूरत है, स्मार्ट है और पढ़ी लिखी भी है। और आसीन उसे ये कहते हुए शूट कर लेता है। फिर वे वहाँ पर बैठकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह आसीन डियोप की मोम को बचाया जाए। फिर वे एक आदमी से मिलने जाते हैं जो अक्सर चुराई हुई पेंटिंग में दिलचस्पी दिखाता है। वो कहता है कि मैं मिस्टर सीटानोवा का कलेक्शन संभालता हूँ। फिर आसीन जानबूझकर 2500 साल पुरानी एक मूर्ति तोड़ देता है। फिर वो उसे उठाकर विश्वास दिलाता है कि ये मूर्ति नकली है, मैं इसकी जांच कराऊंगा, इससे आपको जेल भी हो सकती है। यूसुफ कहता है आपके पास और कितना नकली माल है। फिर वे उसे एक अलग कमरे में ले जाते हैं। रूम में जाते ही आसीन कहता है कि अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अभी जेल जाएंगे या फिर हमारा साथ देंगे। फिर आसीन उसको शैज़ तोरतोनी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि हमें मालूम है कि आप इसका सौदा करवाने वाले हैं, लेकिन अब इसका खरीदार हम ढूंढेंगे। मिस्टर लासियर मान जाते हैं। फिर आसीन यूसुफ को मुंह पर काला कपड़ा पहनने के लिए देता है क्योंकि वो उसे अपने घर में ले जाने वाला था। उधर क्लेयर जेल में बेंजामिन से मिलने जाती है। बेंजामिन को जेल में पीटा गया था और उसके चेहरे पर चोट के निशान भी थे। क्लेयर कहती है कि आसीन ने मुझे कांटेक्ट किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो जिंदा है। बेंजामिन कहता है उसने मुझे ऐसा करने से रोका था। और इस तरह क्लेयर को भी पता चल जाता है कि आसीन डियोप जिंदा है। उधर आसीन यूसुफ को अपने स्पाई रूम में ले जाता है। यूसुफ वहाँ आकर बहुत खुश था। वो आसीन को कहता है कि तुम पुलिस वाले भी बन सकते थे। फिर आसीन उसके अलग अलग तरह से भेष बदल कर देखता है और फाइनली उसे अपना मनपसंद रूप मिल जाता है। लेकिन बेचारे को यह नहीं पता था कि इंडिया में 1988 में इस रूप को लेकर शहंशाह फिल्म बन चुकी है। फिर आसीन मिस्टर लासियर के पास फोन करता है और कहता है कि मुझे उस पेंटिंग का खरीदार मिल गया है। उसका नाम है जस्टिन वेस्टो। वो कल रात डेयरवट होटल में 10 बजे पहुंच जाएगा। शहंशाह बनकर यूसुफ भी बहुत खुश था। अब जस्टिन वेस्टो 20 मिलियन यूरो लेकर होटल पहुंच जाता है। आसीन भी उस होटल के बार में बैठा था। फिर यूसुफ उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर डील होने वाली थी। सब लोग उसका ही वेट कर रहे थे। जब डील शुरू होती है तो मैनो 50 मिलियन यूरो मांगती है, लेकिन जस्टिन कहता है कि मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, मैं 20 मिलियन यूरो से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। फिर डील डन हो जाती है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और इसके बारे में यूसुफ को पता नहीं था। मार्को पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। आसीन यूसुफ को फोन करता है कि मदद के लिए शुक्रिया, बाकी के प्लान में तुम शामिल नहीं हो। जब सोफिया अंदर जाती है तो यूसुफ डर जाता है और उसे कहता है कि तुम बाहर चलो, मैं सब कुछ बताता हूँ। उसकी स्टोरी सुनकर सोफिया उस पर विश्वास नहीं करती। फिर यूसुफ कहता है कि तुम मेरे फोन में आखिरी वीडियो देखो। जब सोफिया फोन देखती है तो उसमें आसीन की वीडियो तो नहीं, बल्कि जब रेस्टोरेंट में यूसुफ ने सोफिया की तारीफ की थी वो वीडियो थी। उसे देखकर सोफिया खुश हो जाती है। उधर आसीन मार्को का पीछा कर रहा था। फिर मार्को एक घर में चला जाता है। आसीन उसके पीछे वहां जाता है और छुप छुप कर देखता है। उसे पता चल जाता है कि मार्को का बॉस कौन है। वो आसीन डियोप का गॉडफादर था। फिर वे आसीन की मोम और पैसे लेकर वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं और आसीन छुप छुप कर उन्हें देखता रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जिसने आसीन की मोम को किडनैप करवाया था वो आसीन का गॉडफादर था। दरअसल जब आसीन अपने पापा की मौत के बाद ब्रूनो के घर में रहा करता था तो ब्रूनो ने बताया कि हम यहाँ पर हैं तो जीन लुक केलर की वजह से हैं, वरना हमें कब का हॉस्टल में भेज दिया जाता। केलर पास में ही जिम चलाता है। वैसे तो वो इन बच्चों का गॉडफादर था, लेकिन एक नंबर का लालची था। वो इनसे पैसों के लिए चोरियां करवाता था। आसीन ब्रूनो के साथ रहा करता था, इसलिए केलर उसका भी गॉडफादर बन गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन अपने सेल में उदास बैठा था। तभी उसे फोन की आवाज आती है। आसीन ने वो फोन एक रस्सी के सहारे बेंजामिन तक पहुंचाया था। बेंजामिन उसे बताता है कि ये मेरी लाइफ के सबसे बुरे दिन हैं। यहाँ का खाना बहुत ही बेकार है। तभी वहाँ पर एक सिपाही खाना लेकर आता है। उसमें बेंजामिन का फेवरेट खाना था जो कि आसीन ने भेजा था। फिर बेंजामिन उसे बताता है कि क्लेयर को तुम्हारे जिंदा होने का पता है, उसने धोखे से मुझसे उगलवा लिया। फिर आसीन कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्द ही तुम्हें छुड़वा लूंगा। अब आसीन सस्पेक्ट बोर्ड पर से सारी तस्वीरें हटा देता है और वहाँ पर सिर्फ जीन लुक केलर की फोटो लगा देता है। पुलिस स्टेशन में सोफिया मेनो से पूछताछ कर रही थी, लेकिन मेनो उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो उसे लुपिन के बारे में पूछती है। मेनो कहती है कि वो मर चुका है। उधर मार्को केलर को आकर बताता है कि मेनो को जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। केलर कहता है कि आसीन ने मेरी नाक में दम कर रखा है। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड पकड़ी गई और ऊपर से उसने नकली नोट थमा दिए।
जाओ और उसकी बीवी को मार डालो। जब क्लेयर हॉस्पिटल से घर जा रही थी तब मार्को उसका पीछा करता है। वो समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है। फिर वो अपने फोन से टैक्सी बुक करती है और टैक्सी में बैठकर एलेक्स को फोन करती है कि प्लीज तुम मेरे बेटे को घर छोड़ देना। जब एलेक्स राहुल को घर छोड़ने जाता है तो वो बताती है कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, शायद वो आसीन का दुश्मन हो। क्लेयर को डर लग रहा था, इसलिए वो एलेक्स को अपने घर ले जाती है। एलेक्स घर जाकर पहले पूरा घर चेक करता है, फिर वे रात को डिनर करते हैं। क्लेयर को शक था कि एलेक्स ही आसीन है। फिर एलेक्स अलार्म ऑन करके वहां से चला जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में सोफिया यूसुफ को डांटती है कि वो यहाँ पर आया और तुमने उसे गिरफ्तार नहीं किया। यूसुफ कहता है कि अगली बार जब वो तुमसे मिले तो तुम खुद गिरफ्तार करके देखना, देखते हैं क्या होता है। उसकी मर्जी के बिना उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। उधर कैलर के घर पर आसीन की माँ खुद को छुड़वा लेती है और फिर वो रूम में से सभी चादर वगैरह इकट्ठी करके उनको बांधकर एक रस्सी बना लेती है। फिर जब कैलर उस रूम में आता है तो वो उस रस्सी को देखकर समझ जाता है कि वो भाग गई है। फिर उसके जाने के बाद आसीन की मॉम बेड के नीचे से निकलती है और आराम से सीढ़ियों से होती हुई वहां से बाहर चली जाती है। ये आसीन से भी बड़ी चोर थी। फिर ये एक आदमी का पर्स चुरा लेती है क्योंकि अब इसे पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। उधर क्लेयर जब फ्रिज खोलती है तो उल्टी पड़ी टोमेटो सॉस की बोतल को देखकर समझ जाती है कि एलेक्स ही आसीन है, क्योंकि आसीन ही सॉस की बोतल को हमेशा उल्टा रखा करता था। उधर आसीन की माँ उस फ्लैट में पहुंच जाती है जहां पर उसका बेटा अपने पापा के साथ रहा करता था, लेकिन मकान मालिक उसे देखते ही दरवाजा बंद कर देता है। उधर क्लेयर अपने बेटे के लिए शूज लेने के लिए मॉल में जाती है। आसीन भी वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वो एलेक्स बनकर उससे बात करता है, लेकिन तभी उसकी नजर मार्को पर पड़ती है। वो अब भी क्लेयर का पीछा कर रहा था। फिर आसीन क्लेयर को लिफ्ट पकड़कर 3rd फ्लोर पर आने के लिए कहता है। मार्को सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। फिर आसीन एक अंडरगारमेंट चुराकर मार्को की पॉकेट में डाल देता है। फिर आसीन क्लेयर को कहता है कि अगर तुम्हें बढ़िया स्नीकर्स चाहिए तो इस मॉल में नहीं मिलेंगे, इस मॉल के पास ही एक दुकान है, वहां से मिलेंगे। फिर वो क्लेयर को इस मॉल से बाहर भेज देता है। जब मार्को उसका पीछा करते हुए बाहर जाने लगता है तो अंडरगारमेंट में लगे सेंसर के कारण सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है कि इसने कुछ सामान चोरी किया है। फिर वे सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और इस तरह से आसीन अपनी वाइफ को गुंडे से बचा लेता है। फिर अपना नाकामयाब और लटका हुआ चेहरा लेकर मार्को अपने बॉस के पास जाता है और बताता है कि आज फिर वो हाथ से निकल गई। कैलर पहले ही गुस्से में था क्योंकि आसीन की माँ भी उसे चकमा देकर भाग गई थी। फिर वो अपने गुस्से से बेकाबू हो जाता है और मार्को को छत से नीचे फेंक देता है। जब एम्बुलेंस उसे लेने आती है तब वो पुलिस को बताता है कि जिसने मुझे छत से धक्का दिया है उसका नाम जीन लुक कैलर है। ब्लैक पर्ल भी उसी के पास है। उधर आसीन की माँ न्यूज़पेपर में आसीन की एक खबर देखती है और फिर वहाँ से उसे क्लेयर के बारे में पता चलता है। फिर वो क्लेयर के ऑफिस में जाती है और उसे कहती है कि मुझे एक एड छपवानी है। उसके जाने के बाद क्लेयर यूसुफ को फोन करती है और उसे बताती है कि आसीन की माँ आई थी, उसने मुझे एक एड छापने के लिए कहा है जिसमें उसने अपने बेटे को कोड वर्ड में एक जगह पर आने को कहा है जहां पर लुपिन हमेशा म्यूजिक सुनने जाया करता था। फिर रात को आसीन भेष बदलकर मेट्रो स्टेशन जाता है। वो म्यूजिक की आवाज को बड़े ध्यान से सुनता है। वो एक सीवर में से आ रही थी। फिर वो मेट्रो स्टेशन के अंदर जाता है। यूसुफ उसे देख लेता है और भागकर उसका पीछा करता है। नीचे जाकर आसीन पूरे ध्यान से आवाज का पीछा करता है। यूसुफ को पता नहीं था कि आसीन किस तरफ गया है। पटरी के पास आसीन को अपनी माँ दिख जाती है और वो उससे जाकर गले मिलता है। तभी वहाँ पर यूसुफ भी आ जाता है, लेकिन वो पटरी के दूसरी तरफ था। उनके बीच में एक ट्रेन का फासला था। फिर आसीन अपनी माँ के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और यूसुफ बेचारा देखता रह जाता है। उधर रात को क्लेयर सोने से पहले अपने अलार्म एक्टिवेट कर देती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर कैलर दरवाजे का लॉक तोड़कर जबरदस्ती अंदर आ जाता है और अलार्म बजने लगते हैं। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होता है। 7वें और आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं अलार्म की आवाज सुनकर क्लेयर और राहुल छिप जाते हैं। कैलर साइलेंसर वाली गन लेकर क्लेयर को ढूंढ रहा था। फिर क्लेयर अपने घर के लैंडलाइन पर कॉल करती है। फोन 2 रिंग के बाद ऑटो रिसीव हो जाता है। क्लेयर कहती है, बेटा राहुल, तुम अभी तक घर नहीं आए, मैं भी आज हॉस्पिटल से लेट हो जाऊंगी। पुलिस स्टेशन से तुम्हारे अंकल घर आते ही होंगे, तुम घर आकर मुझे कॉल करना। ये बात सुनकर कैलर वहाँ से तितर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसीन अपनी माँ को अपने घर ले गया था। आसीन की माँ उसके घर का सामान देखकर अचंभित हो रही थी।
आसीन कहता है कि यही मेरी पहचान है, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको बचाने के चक्कर में मैंने दोस्त और परिवार दोनों खो दिए हैं। तभी उसके पास क्लेयर का फोन आता है। क्लेयर कहती है आसीन जल्दी घर आ जाओ, मुझे पता है तुम ही आसीन हो, पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। फिर आसीन उससे मिलने जाता है। राहुल अपने पापा को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर आसीन उन दोनों को अपने सीक्रेट हाउस में ले आता है। क्लेयर अपनी सासू माँ से मिलकर और राहुल अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश होता है। चलो अब बहुत हो गया फैमिली ड्रामा, अब काम की बात बताता हूँ। 1998 में केलर ब्रूनो और आसीन को एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने ले जाता है। ब्रूनो और आसीन का दिल नहीं मान रहा था। फिर केलर उन्हें जबरदस्ती ये काम करने के लिए कहता है। फिर काम होने के बाद जब वे वहाँ से भाग रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। फिर वहाँ पुलिस आने से पहले आसीन और ब्रूनो वहाँ से भाग गए थे। केलर पकड़ा गया, बस इसीलिए वो आसीन से बदला लेना चाहता था और उसको मिट्टी में मिलाना चाहता था। फिर अपने फैमिली ड्रामा से बाहर निकलकर आसीन बोट चुराता है। फिर घर जाकर वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर है, ये एक करप्ट मिनिस्टर है और एक झटके में किसी को भी जेल से बाहर निकाल सकता है। अब हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी है। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारी बीवी और बच्चा तुम पर निर्भर है, आज से चोरी बिल्कुल बंद। फिर आसीन कर्नल अली अब्दुल करीम बनकर एक रिटायर कर्नल के घर जाता है। वो बताता है कि हमने मिलिट्री में एक साथ काम किया है। रिटायर कर्नल को कुछ याद तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर कई देर बातें करने के बाद वे बताते हैं कि मुझे आज लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान मिलने वाला है, तुम दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं चलते। आसीन तो आया ही यही करने था। फिर दोपहर को वो मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर के ऑफिस में पहुंच जाता है। रिटायर कर्नल आसीन की मुलाकात मिनिस्टर से करवाता है और उन्हें बताता है कि अली मेरे साथ था, लेकिन मिनिस्टर को उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अली बताता है कि शायद आपने मुझे ये मेडल्स मिलते हुए देखा होगा। फिर वहाँ से छिपकर आसीन मिनिस्टर के ऑफिस में जाने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पर खड़ा गार्ड देख लेता है। वो कहता है कि ये मिनिस्टर का कैबिन है, कोई भी उनकी परमिशन के बिना यहाँ नहीं जा सकता। तभी आसीन की माँ जो वेटर बनकर आई हुई थी वो एक आदमी से टकरा जाती है और वो गार्ड उन्हें देखने चला जाता है। फिर आसीन मिनिस्टर के ऑफिस में घुस जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिस की तलाशी लेता है। तभी गार्ड फिर से वहाँ आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। जब वो देखता है कि ऑफिस अंदर से बंद है तो वो अपने साथियों को इस बारे में बताकर चौकन्ना कर देता है। फिर आसीन वहाँ पर पड़ी एक तिजोरी खोलता है। फिर वहाँ उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, यानी फोन। फिर वो उसके ऊपर अपना एक मेडल रख देता है और उस तिजोरी को खुली छोड़कर उस रूम के 4th गेट से बाहर निकल जाता है। फिर वो उस बिल्डिंग के नीचे जाकर रिटायर कर्नल के साथ खड़ा हो जाता है। फिर बाकी लोगों के साथ उसकी भी तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ उसकी माँ आती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि आपने वो फोन ले लिया। उसकी माँ कहती है हाँ ले लिया। उसे पता था कि एक बूढ़ी और काली औरत की तलाशी कोई नहीं लेगा। तभी उन्हें वही गार्ड देख लेता है जिसने उसे मिनिस्टर के ऑफिस में जाने से रोका था। फिर आसीन अपनी माँ को लेकर उस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। फिर वहाँ से वो अपनी खड़ी की गई बोट के पास जाता है। ये वो रास्ता था जिस रास्ते से हमला होने पर मिनिस्टर को ले जाया जाता है। आसीन अपनी माँ को बोट पर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से सेफली बाहर निकलकर आसीन उसी फोन से मिनिस्टर को फोन करता है। आसीन मिनिस्टर को कहता है मैंने तो आपको ईमानदार समझा था, लेकिन आपका फोन तो मुजरिमों के नंबर से भरा पड़ा है। मिनिस्टर पूछता है क्या चाहिए। आसीन कहता है किसी को जेल से निकलवाना है। फिर आसीन मेनो को जेल से निकलवा देता है। आप लोग क्या समझे थे, बेंजामिन को निकलवाएगा? ना। फिर वो जेल से कुछ दूरी पर जाकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि शोर मचाया तो जान से जाएगी, मैं केलर को पकड़वाना चाहता हूँ। मेनो कहती है कि एक बार फिर से तुम उसे धोखा देने वाले हो। आसीन कहता है तो क्या करता, छोटी उम्र में उसकी जगह मैं जेल चला जाता। वो हमेशा दूसरों का यूज करता है, अगर ऐसा ही था तो वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया, वो तुम्हें भी यूज कर रहा था। मेनो भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो केलर को फोन करती है और कहती है कि मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, आज रात हम पर्ल को ठिकाने लगाकर यहाँ से दूर चले जाएंगे, मुझे एक बायर मिल गया है। रात को आसीन यूसुफ के फोन पर एक फोटो भेजता है। उस इमारत से जुड़ी लुपिन की एक स्टोरी यूसुफ ने पढ़ रखी थी। फिर यूसुफ उसका पैटर्न समझ जाता है और सोफिया को भी बता देता है, लेकिन सोफिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। यूसुफ कहता है प्लीज इस बार तुम मेरा विश्वास करो। फिर रात को केलर उस बिल्डिंग के ऊपर बायर का इंतजार करता है। फिर आसीन उसे कहता है कि वो यहाँ नहीं आने वाली क्योंकि वो मेरा साथ दे रही है। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। केलर कहता है तू बिल्कुल नहीं बदला, तू एक नंबर का गद्दार है। आसीन कहता है पर्ल मुझे दे दो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस उस समय ऊपर ही आ रही थी। फिर केलर वो पर्ल आसीन को दे देता है और भागकर वहाँ से जाने लगता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो कहता है पर्ल मेरे पास नहीं है, आसीन के पास है। फिर यूसुफ आसीन को पकड़ने के लिए जाता है। केलर को मार्गो की जान लेने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया
लिया जाता है। यूसुफ को आसीन कहीं नहीं दिखाई देता। तभी आसीन वहां आता है और खुद को यूसुफ के हवाले कर देता है। यूसुफ उससे पूछता है पर्ल कहाँ है। आसीन कहता है वो मेरे पास नहीं है। दरअसल गिरफ्तार होने से पहले आसीन ने वो पर्ल एक रोज के अंदर छुपा दिया था और फिर वो उसे एक लड़की को दे देता है और कहता है कि मेरा पार्टनर नहीं आया, इसलिए मैं ये फूल आपको देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें फूल की कोई गलती नहीं है। फिर जब वे लड़कियां नीचे जा रही थी तब उनके पास ब्रूनो आता है। वो उनसे पूछता है क्या ये फूल आपको लंबे काले हैंडसम आदमी ने दिया है। वे लड़कियां हाँ कहती है। फिर वो कहता है दरअसल ये फूल वो मेरे लिए ही लाया था, मैं आने में लेट हो गया और वो चला गया। अगर आप ये फूल मुझे दे देंगी तो मैं उसकी नाराजगी दूर कर पाऊंगा। फिर ब्रूनो उस फूल में से ब्लैक पर्ल निकाल लेता है। जेल में जाने से पहले आसीन ने अपनी वाइफ को एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि 4 टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंच जाना। अब वक्त आ गया है कि दुनिया आसीन डियोप को भूल जाए। उधर ब्रूनो उस ब्लैक पर्ल को बेचकर बहुत सारा रुपया कमा लेता है और उससे वो केलर का क्लब खरीद लेता है। ये उसे आसीन डियोप की तरफ से हेल्प करने के लिए गिफ्ट था। जेल में जब यूसुफ उससे पूछताछ करता है, आसीन डियोप कहता है कि मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि बेंजामिन को छोड़ दो क्योंकि वो बेकसूर है। दूसरी शर्त यह है कि उसे ये लेटर दे देना जो कि क्लेयर के लिए था। इसमें लिखा था मैं एक बार फिर से तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मेरा अंत इस तरह से होगा। और तीसरी शर्त में वो अपने लिए पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें मांगता है। जब आसीन किताब पढ़ने के लिए बैठता है तो वहाँ पर एक गार्ड आता है। वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पड़ोसी ने भेजा है। ये पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पेलिग्रिनी था। अब देखते हैं कि 4th सीजन में क्या होगा। मुझे उम्मीद है इसका 4th सीजन जल्द ही आएगा और जब भी आया मैं आप लोगों के लिए उसे एक्सप्लेन करके जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपने लुपिन के तीनों सीजन देख लिए हैं और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब करने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को खुशी मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त कमल वर्मा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।